नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग की क्लास में। दोस्तों, यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंटिंग ऑफिसर के लिए हम लोग जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की क्लास को आज आगे बढ़ा रहे हैं और यह तीसरा चैप्टर है, तीसरा पार्ट है बेसिकली। और इस पार्ट के अंदर हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग एंड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को समझेंगे। तो रूल्स ऑफ द अकाउंटिंग इन सोसाइटी अर्थात समाज के अंदर अकाउंटिंग का क्या रोल है, अकाउंटिंग की क्या भूमिका है, हम इस बात को जानेंगे। साथ ही साथ अकाउंटिंग से जुड़ी कुछ शब्दावलियों को हम समझेंगे। यह चैप्टर और ये टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, अकाउंटिंग से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अकाउंटिंग की शब्दावलियों से परिचित होना, इंट्रोड्यूस्ड होना पड़ेगा। तो इसी के क्रम में आज की क्लास हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड अकाउंटिंग टर्म्स। तो हम जानेंगे अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के रूप में किस तरीके से कार्य करता है और अकाउंटिंग के कौन कौन से टर्म्स हैं, अर्थात कौन कौन सी शब्दावलियां हैं। तो बात हो रही है इन 1970। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, किसी विद्यार्थी ने एक कमेंट किया था कि प्लीज नोट्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा जाए। तो मैं आपको एक आश्वासन दिला देता हूं कि जो अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग को जितना ही आप इंग्लिश में समझ पाएंगे, आप उतना हिंदी में नहीं समझ पाएंगे। इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि अकाउंटिंग की जो हिंदी की टर्मिनोलॉजीज हैं वो बेहद टिपिकल हैं और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये क्लास मैं यूपीएससी ईपीएफओ के लिए चला रहा हूं। तो ईपीएफओ में आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश एक कंपलसरी लैंग्वेज है ही, समझना पड़ेगा आपको इंग्लिश। तो इंग्लिश से इतना ज़्यादा हम पिंड छुड़ा नहीं सकते, तो बेसिकली हमें उतना इंग्लिश समझना पड़ेगा। तो आइए इसी बात के साथ हम आज की क्लास को शुरू करते हैं आगे। इन 1970, हम 1970 की बात कर रहे हैं। द अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जिसे हम AICPA कहते हैं, इसने एम्फसाइज्ड किया क्या? फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फंक्शन को इसने एम्फसाइज्ड किया जिससे कि यह प्रोवाइड कर सके क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो सन 1970 की बात है, 1970 की। तो जो इंस्टीट्यूट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड, और ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड रिलेट करता है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट से। ठीक है, तो ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड ने एम्फसाइज किया अर्थात प्रसारित किया फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग की को। क्यों इसको एम्फसाइज्ड किया? क्योंकि इनका मानना था कि इसी के द्वारा क्वांटिफाई किया जा सकता है इंफॉर्मेशन को, साथ ही साथ प्रीलिमिनरी फाइनेंशियल इन द नेचर। ओके, जो कि मुख्य रूप से फाइनेंशियल होते हैं, किसमें? नेचर में, अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज दैट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। तो जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है, इसने अकाउंटिंग के प्रोसेस को एम्फसाइज किया जिससे कि एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन निकल सके, किससे रिलेटेड? अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड, जिससे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इकोनॉमिक डिसीजन को लेना आसान हो सके। अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को बिजनेस की भाषा भी कहा जाता है। इट इज कॉमन लैंग्वेज used to communicate financial information to individuals, organizations, government agencies about various aspects of the business such as financial position, operating result and cash flow। कह रहे हैं कि इसको हम अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्यों कहते हैं? हम अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक कॉमन लैंग्वेज है। किस चीज के लिए कॉमन लैंग्वेज है? कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। किस फील्ड में? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के फील्ड में। ठीक है,
किससे बात करने की बातचीत हो रही है? ये बात हो रही है किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति से जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हो, या फिर किसी पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर गवर्नमेंट की एजेंसी से बातचीत करने के लिए यह एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में यूज होती है। कौन? अकाउंटिंग। इसीलिए अकाउंटिंग को हम बिजनेस की लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग की सहायता से ही आप जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनको पास आउट कर पाते हैं। किनके पास? किसी एक व्यक्ति के पास, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास, गवर्नमेंट एजेंसी के पास, जिससे कि वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, जिससे कि वेरियस एस्पेक्ट मतलब कि किसके बारे में इंफॉर्मेशन देने की बात हो रही है? बिजनेस के विभिन्न एस्पेक्ट के बारे में, जैसे कि फाइनेंशियल पोजीशन, ऑपरेटिंग रिजल्ट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस में ऑपरेटिंग के रिजल्ट्स क्या निकल रहे हैं, अगर इन विषयों को किसी के साथ कम्युनिकेट करना हो, किसी को बताना हो, तो हमको एक भाषा की आवश्यकता होगी, और यहाँ पर सबसे उपयुक्त और उचित भाषा के रूप में हम अकाउंटिंग का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ अगर मुझे कैश फ्लो के बारे में किसी को बताना हो, देन आल्सो वी मे यूज ओनली अकाउंटिंग एज अ बिजनेस लैंग्वेज। ओके। यूजर्स, अब हम बात करें यूजर्स की। यूजर कौन है? बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बिजनेस। तो यूजर कहां कहां पाए जाते हैं? ये बिजनेस के इनसाइड में भी पाए जाते हैं और आउटसाइड में भी पाए जाते हैं। हैव टू मेक डिसीजन कंसर्निंग एंड एलोकेशन ऑफ लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेस। तो कुल मिलाजुला करके अकाउंटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। यह एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, क्योंकि इसकी सहायता से हम अपने इंफॉर्मेशन को कन्वे कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? कन्वे कर पाते हैं, प्रसारित कर पाते हैं किसी के पास। किसी के पास की बात अगर करें तो इट मे बी समवन इंडिविजुअल, इट मे बी एन ऑर्गेनाइजेशन, इट मे बी एनी गवर्नमेंट एजेंसीज। अगर इन सबको हमें कोई भी बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है तो हमको अकाउंटिंग की ही भाषा का प्रयोग करना होगा। अकाउंटिंग की भाषा को समझने के लिए हमें अकाउंटिंग की कुछ टर्मिनोलॉजीज को जानना होगा। आपने सोचा होगा इतना स्किप क्यों किए, काम की चीजें हो गई, कॉन्सेप्ट देने का काम हो गया। अब वहां पर बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं कि किस प्रकार के इंफॉर्मेशन की बातचीत की जा रही है। बात होगी अब अकाउंटिंग के टर्म की, अर्थात अकाउंटिंग से जुड़ी शब्दावलियों की। ठीक है ना? अकाउंटिंग से जुड़ी शब्दावली। तो अकाउंटिंग से जुड़ी पहली शब्दावली है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी का मतलब कि व्यवसाय की पहचान। व्यवसाय की पहचान। तो किसी भी व्यवसाय की पहचान जिसके द्वारा की जाए वही उसकी बिजनेस एंटिटी है। तो बिजनेस एंटिटी मीन अ स्पेसिफिक आइडेंटिफिएबल बिजनेस एंटिटीज लाइक बिग बाजार, सुपरमार्केट, योर फादर शॉप, या फिर ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। तो कहने का मतलब अगर किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज को हम किसी के माध्यम से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, या फिर उसके नाम से, जैसे कि उसके नाम से, तो उसका नाम ही उस बिजनेस का एंटिटी होता है। ठीक है। एंड अकाउंटिंग सिस्टम इज ऑलवेज, ठीक है, एक अकाउंटिंग सिस्टम सदैव ऑलवेज डिवाइज टू स्पेसिफिक बिजनेस नेम, ठीक है ना, मे बी कॉल्ड एन अकाउंटिंग एंटिटी। तो कह रहे हैं कि जो अकाउंटिंग है वो सदैव इस बात की वकालत करता है कि अकाउंटिंग को करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप बिजनेस को एक एंटिटी प्रोवाइड करें, एक नाम प्रोवाइड करें, जिससे कि उसी नाम के आधार पर उस बिजनेस को क्या किया जा सके, पहचाना जा सके, और उसके लिए अकाउंटिंग का कार्य किया जा सके। फॉर अकाउंटिंग इट इज assumed that business has separate existence and its entity is different from its owner। ये बात मैं आपको समझाता हूं। जब हम अकाउंटिंग के एंटिटी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी क्या कहता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन का एक ओनर है, तो क्या ये दोनों एक हैं? हरगिज नहीं। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यह व्यक्ति भी
कैपिटल लगाया हो सकता है, या फिर एक बाहर का व्यक्ति भी इसमें अपना कैपिटल लगाया हो सकता है एज ए शेयर होल्डर। एक और भी व्यक्ति इसमें अपना कैपिटल लगाया हो सकता है एज ए शेयर होल्डर। तो कहने का मतलब क्या इस ऑर्गेनाइजेशन पर सिर्फ और सिर्फ इसी व्यक्ति का मालिकाना हक है? नहीं, इसका भी है, इसका भी है। तो किसी भी बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस सदैव, बिजनेस ऑलवेज ओनर से सेपरेट होता है, ओनर से अलग होता है। ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। तो जो बिजनेस एंटिटी है वो यही कहता है कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में भी आप इस बात को देखेंगे कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। अगर ओनर के पास से कुछ पैसे जा रहे हैं और बिजनेस में जा रहा है तो आप बस यही मानेंगे कि बिजनेस में पैसा आ रहा है, बिजनेस में कैपिटल लगाया जा रहा है। ठीक है, तो बिजनेस का एंटिटी का मतलब हो गया बिजनेस का एक पहचान, बिजनेस को जिससे पहचाना जाए वही बिजनेस की क्या है? एंटिटी है। ओके, अगली बात करते हैं ट्रांजैक्शन की। ट्रांजैक्शन मीन लेन देन। ट्रांजैक्शन का क्या मतलब हो गया? लेन देन। ठीक है ना, लेन देन। लेन देन का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में दो कार्य होंगे, या तो वह ऑर्गेनाइजेशन कोई सामान देगी और पैसा लेगी, या कोई सामान लेगी और पैसा देगी। ठीक है, तो जो ये लेने और देने का कार्य हो रहा है, जो ये लेन और देन का कार्य हो रहा है, इसी को ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? ट्रांजैक्शन। इट इज एन इवेंट, यह एक घटना है विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। अगर दो या दो से अधिक एंटिटीज हैं और इनके बीच में किसी भी वैल्यू का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन। इट कैन बी परचेज्ड ऑफ स्टेशनरी। आप कोई स्टेशनरी खरीद रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं, तो कोई सामान आ रहा है और पैसा जा रहा है, यह भी एक ट्रांजैक्शन है। रिसिप्ट ऑफ मनी, आपने किसी वजह से कुछ पैसे प्राप्त किए तो यह भी एक ट्रांजैक्शन है। पेमेंट टू द सप्लायर, आपने अपने सप्लायर को पेमेंट किया, यह भी एक ट्रांजैक्शन है। इनकरिंग एक्सपेंसेस, अगर कुछ खर्चे हो रहे हैं तो भी एक एक्सपेंस है, तो भी एक ट्रांजैक्शन है। तो ट्रांजैक्शन मीन जस्ट द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स और सर्विसेज एंड मनी। तो कोई भी वैल्यू अगर दो या दो से अधिक एंटिटी के बीच में एक्सचेंज हो रही है, इसी को हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे। अगर ट्रांजैक्शन को हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में क्लासिफाई करें तो इट में बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। वन में बी ऑन डेबिट, ठीक है ना, ऑन डेबिट, माफी चाहूंगा, डेबिट नहीं बोल सकते इसको, हम कह सकते हैं कि एक जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन दो रूप में बांटा जा सकता है, एक कैश ट्रांजैक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन का मतलब अगर किसी ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन होते ही तुरंत कैश फ्लो हो जाए, चाहे इनसाइड चाहे आउटसाइड, तो अगर किसी भी ट्रांजैक्शन की होने पर कैश फ्लो हो जाए तो इसको हम कैश ट्रांजैक्शन कहेंगे। लेकिन अगर किसी भी ट्रांजैक्शन के होने पर कैश फ्लो ना हो, कैश फ्लो ना हो, तो इसे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहेंगे। तो कैश ट्रांजैक्शन में आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, वन इज द सेल एंड सेकेंड इज द परचेज। तो अगर कोई सामान बेचा जा रहा है और तुरंत पैसा मिल जा रहा है तो इसको हम कैश सेल कहेंगे, और कोई सामान खरीदा जा रहा है और तुरंत पैसा दे दिया जा रहा है तो इसे हम कैश परचेज कहेंगे। सेम लाइक दिस, अगर कोई सामान हम बेच रहे हैं उधार पर, बेच रहे हैं उधार पर, तो हम इसे क्रेडिट सेल कहेंगे, और अगर कोई सामान खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं उधार पर, तो हम इसे क्रेडिट परचेज कहेंगे। तो कहने का मतलब कि ट्रांजैक्शन को हम बेसिकली चार भागों में बांट सकते हैं, एक कैश सेल, कैश परचेज, क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेज। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे इसको। इसके बाद अगला टर्म है परचेजेस। परचेज का मतलब दिस टर्म इज यूज्ड फॉर गुड्स टू बी डील, दैट इज गुड्स ऑफ परचेज फॉर रीसेल और प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड गुड्स विच आर मींट फॉर सेल। परचेज का मतलब अगर आप कोई भी सामान रीसेल करने के लिए खरीद रहे हैं, या कोई भी कच्चा माल आप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, प्रोड्यूसिंग करने के लिए खरीद रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? परचेज। परचेज दो प्रकार के हो सकते हैं, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब हम अगली टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी है
सन्ड्री क्रेडिटर। तो दो चीजों को यहां पर मैं समझा देता हूं आपको, सन्ड्री क्रेडिटर एंड सन्ड्री डेब्टर। सपोज करो दिस इज द फर्म, ये फर्म है, ये आप हो सकते हैं। मैंने आपको बार बार बताया है कि आप अपने आप को बीच में रखिए, आप अपने आप को एक फर्म मानिए, ठीक है। अब यह फर्म किसी से कोई भी सामान लाती होगी और किसी को कोई सामान देती होगी। तो जो व्यक्ति ठीक है संस्थान को माल सप्लाई करे उसे हम उसका क्रेडिटर कहेंगे, उसे हम उसका क्रेडिटर कहेंगे। और संस्थान फिर आगे वह माल जिसे सप्लाई करे उस व्यक्ति को, उस पार्टी को हम उसका डेब्टर कहेंगे। तो क्रेडिटर मीन क्या बोल रहे हैं यहां पर, क्रेडिटर आर पर्संस, क्रेडिटर वे लोग होते हैं हु हैव टू पेड बाय एन इंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। मतलब सन्ड्री क्रेडिटर वे पर्सन होते हैं, वे लोग होते हैं जिनको संस्था कुछ अमाउंट प्रोवाइड करेगी। क्यों करेगी भाई, क्योंकि उस व्यक्ति ने संस्था को प्रोवाइड किया है गुड्स एंड सर्विसेज, और वो भी उधार पर। तो जो व्यक्ति या जो संस्था किसी भी संस्थान को उधार पर गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करे और संस्था इसको बाद में पे करे, ठीक है, ऐसे पार्टी को हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रेडिटर, ठीक। और अगर उल्टा कर लिया जाए कि जिसको संस्था ने गुड्स या सर्विस प्रोवाइड किया है और जिससे संस्था को पैसा रिसीव करना है, जिसे संस्था को पैसा देना है और जिससे संस्था को पैसा रिसीव करना है, इसे हम क्या कहेंगे, डेब्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्स, अपोजिट टू परचेज। परचेज का उल्टा होता है सेल। तो सेल आर टोटल रेवेन्यू फॉर गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स, ठीक है ना। तो अगर आप कोई भी सामान किसी को बेचते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है, सेल, और इससे रेवेन्यू जनरेट होता है। सेल को भी दो भागों में बांटा गया है, कैश सेल या क्रेडिट सेल। ओके, आ जाते हैं सन्ड्री डेब्टर पर। सन्ड्री डेब्टर हु आर टू पे, जो पे करेगा, ठीक है ना, किसके लिए, फॉर गुड्स सोल्ड, क्योंकि इसे सामान बेचा गया है, और सर्विसेज रेंडर्ड और इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। इट इज आल्सो टर्म्ड एज डेब्टर, ट्रेड डेब्टर एंड अकाउंट्स रिसीवेबल। तो जिसको हमने सर्विस दे रखी है या गुड्स दे रखा है, वो जब हमें पैसा पे करने वाला है तो ऐसी पार्टी को हम क्या कहेंगे, सन्ड्री डेब्टर। कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज हैं, देख लेते हैं। अगर ज्यादा है तो फिर अगले टर्म में हम इसको कवर करेंगे। ज्यादा है ये चैप्टर ये लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू मीन सेल्स रेवेन्यू इज द अमाउंट बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कस्टमर। तो जब सेल किया जाता है और किसी भी माध्यम से क्रेडिट या कैश, तो दोनों ही दशाओं में आपको कुछ पैसे प्राप्त होते हैं। तो जो पैसे आपको गुड्स को या सर्विस को सेल करके प्राप्त किया गया है, दिस विल बी नोन एज द रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, राजस्व। तो जब भी संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है, कब जनरेट करेगी, जब उस सामान को बेचेगी, प्रोडक्ट को बेचेगी, ठीक है ना। अदर आइटम ऑफ रेवेन्यू कॉमन टू मेनी बिजनेसेस। तो बहुत सारे बिजनेस में रेवेन्यू को हम इन शब्दों में आइडेंटिफाई करते हैं। कमीशन, अगर किसी चीज को करने पर या किसी डील को फाइनल करने पर जो बीच का धनराशि होता है उसे कमीशन कहते हैं। इंटरेस्ट, ब्याज, ब्याज भी एक प्रकार का राजस्व है। डिविडेंड, डिविडेंड मीन होता है लाभांश, लाभांश, लाभांश का मतलब होता है लाभ का अंश। तो जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को उसको शेयर होल्डर के साथ क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। तो उस प्रॉफिट का जो पार्ट या अंश शेयर होल्डर को मिलता है उसी को लाभांश कहते हैं, उसी को डिविडेंड कहते हैं, ठीक है ना। रॉयल्टीज, किसी भी ये कार्य के लिए दिया जाने वाला एक पारितोषिक होता है। रॉयल्टी मीन क्या होता है,
पारितोषिक, ठीक है ना, पारितोषिक। पारितोषिक का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो कि एक बुक लिखी गई, तो उस बुक को जिस पब्लिशर ने पब्लिश किया, तो उस जब उस बिकेगी वो किताब, तो उस पब्लिशर का फायदा होगा, तो वह उस फायदे का कुछ अंश उस लेखक को देती है, इसी को पारितोषिक कहते हैं। तो यह भी एक प्रकार का रेवेन्यू हो सकता है। रेंट रिसीव्ड, जो रेंट हम प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, इनको हम रेवेन्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि लंबी क्लास, लंबा लेक्चर बोरिंग हो जाता है और आप लोग देख नहीं पाते। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट डे वापस से मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और प्लीज प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। जल्द ही मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी एंड मॉडर्न हिस्ट्री की भी क्लासेस इस चैनल पर शुरू करूंगा। इस बार मैं इस चैनल पर आप लोगों को कंप्यूटर के भी अवेयरनेस के प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। कंप्यूटर में ओ लेवल, CCC के बहुत सारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उन सबको भी हम यहाँ पर इस चैनल पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको इजीली टाइम से मिल जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।